नमस्कार प्यारे साथियों, जेके विद एसआर विश्नोई चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान भूगोल सीरीज का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उसमें भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। सामान्य रूप से राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया है और उसकी पहली हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे महान मरुस्थल। महान मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे और उसका आज सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट, महान मरुस्थल। राजस्थान की भौतिक विभाजन का पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है महान मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट। महान मरुस्थल के बारे में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट अध्ययन किया। ये राजस्थान के 61.11% भाग पर स्थित है, 40% जनसंख्या निवास करती है, 33 सागर का अवशेष है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा पूरा कंप्लीट। और फिर कल के क्लास के अंदर हम लोगों ने इसका डायग्राम बनाया था कि मरुस्थल का विभाजन और मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो उसका पूरा आज अपन फिर से कंप्लीट एक डायग्राम बनाएंगे और उस अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी फिर से एक बार दोबारा हेडिंग बना ले, मरुस्थल का विभाजन। मरुस्थल का विभाजन, मरुस्थल का विभाजन। ठीक है, मरुस्थल का विभाजन किस तरीके से मरुस्थल का विभाजन हुआ। तो मरुस्थल का विभाजन, और मरुस्थल को यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और इसका नाम है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ध्यान रखना 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसका नाम तो क्या है, तो जवाब दोगी शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। और ये जो कंप्लीट मरुस्थल फैला हुआ है इसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, सेमी एरिड डेजर्ट। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को पुनः कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जवाब दोगी 2 भागों में, और अर्ध शुष्क को बांटा जाता है 4 भागों में। शुष्क मरुस्थल की 2 भाग हैं। एक तो वह क्षेत्र जहाँ रेत के बहुत बड़े बड़े टीले हैं उसे कहा जाता है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप मुक्त या युक्त प्रदेश, पहले पढ़ लो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.50% भाग पर। 58.50% भाग पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। तो अगला जो बचा हुआ पार्ट होगा कौन सा होगा, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 41.50%। 41.50%, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ रेत के बहुत बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं और वह क्षेत्र जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले नहीं पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल में, अर्ध शुष्क मरुस्थल में है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा शेखावटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। तीसरा नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, नागौर हाईलैंड, नागौर उच्च भूमि। और उसके बाद में है लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। इस तरीके से शुष्क मरुस्थल हम लोग पहले पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लेंगे, यहाँ पर हम सब लिखेंगे कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में
विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम लोग इस मरुस्थल का विभाजन में पढ़ेंगे, शुष्क मरुस्थल हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद में इसको दो भागों में बांट के पहले कंप्लीट शुष्क मरुस्थल जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग अगले स्टेप में पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल, सेमी एरिड डेजर्ट। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाओ शुष्क मरुस्थल, या पहले से लिख दो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में, दो भागों में विभाजित करती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। और यही एक पॉइंट बना के और लिख सकते हो, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में, दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को, राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो मरुस्थल का विभाजन और इसकी ये पॉइंट बना के सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल, एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में जैसे कौन सी रेखा से लेकर के किस रेखा के बीच का मरुस्थल शुष्क मरुस्थल कहलाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए रेड क्लिफ रेखा से लेकर के 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच के मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक पॉइंट बना के लिखना आपको, रेड क्लिफ रेखा से, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा से, रेड क्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा रेखा के मध्य का, के मध्य का मरुस्थल, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से रेड क्लिफ रेखा के मध्य का मरुस्थल शुष्क मरुस्थल कहलाता है, शुष्क मरुस्थल कहलाता है। इसे दो भागों में, इसे दो भागों में, इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया, जवाब दोगे दो भागों में। एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसे दो भागों में बांटा गया है। और स्मॉल ए पॉइंट बना करके इसकी पहली हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50%, 58.50% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और पूरे राजस्थान की 58.50% भाग पर स्थित है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50% भाग पर स्थित है। यहाँ यानी कि रेत के, बालू का स्तूप का मतलब होता है कि रेत के बहुत बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, कंपेरेटिव बहुत बड़े बड़े टीले यहाँ पे पाए जाते हैं। इन्हें रेत के टीले या रेत के धोरों के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम क्या होता है, जवाब दोगे रेत के टीले या रेत के धोरे। तो अगला लिखो, इन्हें या बालू का स्तूपों को, बालू का स्तूपों को, बालू का स्तूपों को रेत के टीले, बालू का स्तूपों को रेत के टीले या धोरे कहते हैं, बालू का स्तूपों को रेत के टीले या रेत के धोरे कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीले या धोरों का निर्माण क्यों होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए संवहनी हवाएं चलती है। सूर्य के तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर के ऊर्ध्वाधर दिशा में तेज गति से चलती है, उन्हें संवहनी हवाओं के नाम से
जाना जाता है। संवहनी हवाएं उनको कहते हैं। और इन्हीं संवहनी हवाओं के कारण ही मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना अपर्दन कहलाता है। और वायु अपर्दन की क्रिया के द्वारा पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़े बड़े टीलों का निर्माण होता है। और इस क्लास के अंदर हम लोग टीलों के प्रकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। टीलों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बालू का स्तूपों को रेत के टीले या धोरे कहते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में संवहनीय पश्चिमी राजस्थान में संवहनीय हवाओं से पश्चिमी राजस्थान में संवहनीय हवाओं से संवहनीय हवाओं से टीलों का निर्माण होता है। संवहनीय हवाओं से टीलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखो, वायु की अपर्दन क्रिया। वायु की अपर्दन क्रिया, अपर्दन का मतलब होता है ये मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। आप सभी विद्यार्थी जीके विद एसआर विश्नोई टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, उसके ऊपर आप जाके क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि किसी भी वीडियो का लिंक, उसकी पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पर डाली जा रही है। पहले राजस्थान के सामान्य परिचय की पीडीएफ उसके ऊपर नहीं है, भौतिक विभाजन से पहले पार्ट से ही उसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट आ रही है। इसके अलावा और कोई प्रश्न या फिर अधिक कोई जो जो सूचनाएं हैं वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर आई है, आप उसको जुड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी। वायु की अपर्दन क्रिया द्वारा वायु की अपर्दन क्रिया द्वारा वायु की अपर्दन क्रिया द्वारा टीलों का निर्माण होता है। वायु की अपर्दन क्रिया द्वारा टीलों का निर्माण होता है। तो वायु की कौन सी क्रिया के द्वारा टीलों का निर्माण होता है? तो जवाब दोगे अपर्दन क्रिया के द्वारा टीलों का निर्माण होता है। वायु की अपर्दन क्रिया द्वारा टीलों का निर्माण होता है। तो अगली हेडिंग बना लो, टीलों के प्रकार। टीलों के प्रकार, टाइप कौन कौन से हैं? टीलों के प्रकार। अब टीलों के प्रकार में किस किस टाइप की टीलों का निर्माण वहां पे हो रखा है? तो सबसे फर्स्ट टाइप की टीले हम लोग पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ट्रांसवर्स बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, उसके बाद पढ़ेंगे अनुप्रस्थ, बरखान, फिर तारा बालू का स्तूप, जुगैन बालू का आकृति। ये सारे टीलों के प्रकार है, पश्चिमी राजस्थान में बनने वाले टीलों के टाइप है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब देखो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, तो आप ऐसे समझो कि यहाँ से इस तरीके से वायु का प्रवाह हो रहा है, वायु का प्रवाह हो रहा है, और उस वायु के होते हुए प्रवाह के समानांतर, वायु के होते हुए प्रवाह के समानांतर इस प्रकार के टीलों का निर्माण होता है। समानांतर टीले बनते हैं। वायु की क्रिया के समानांतर बनने वाले टीलों को, वायु की क्रिया के समानांतर बनने वाले टीलों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। यहाँ से इस सिस्टम को आप समझे, ये हो रहा है वायु का प्रवाह। वायु का प्रवाह, किसका प्रवाह? जवाब दोगे वायु का प्रवाह। और उसके सामने जो हवाएं चल रही है उसके समानांतर बनते हैं। तो ये टीले वायु के कैसे बनते हैं? तो जवाब दोगे समानांतर बनते हैं। वायु के समानांतर बनते हैं। वायु के समानांतर बनने वाले टीलों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। तो नेक्स्ट देखो, यह टीले वायु के समानांतर बनते हैं। ये टीले वायु के समानांतर बनते हैं, वायु के समानांतर बनते हैं। नेक्स्ट, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप, इन्हें रेखीय
बालू का स्तूप, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप, या ये पवन का अनुवर्तन करते बहते, जिस दिशा में पवन बहती है उसी दिशा में ये बन जाते हैं। यह पवनानुवर्ती या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं, या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। अगला, इन्हें या इनकी अधिकता, इनकी अधिकता, इनकी अधिकता जैसलमेर, इनकी अधिकता जैसलमेर, जैसलमेर, अनूपगढ़, जैसलमेर अनूपगढ़ में है। अनुदैर्य टीले सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जवाब दोगे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में इनकी सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। तो ये जैसलमेर और अनूपगढ़ में है। उसके बाद में फर्स्ट टाइप के टीले हमने पढ़े, अनुदैर्य टीले, और ये इन टीलों की विशेषता होती है कि गतिशील अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? गतिशील अवस्था में होते हैं, इसलिए ये मरुस्थलीकरण में योगदान देते हैं। तो अगला एक पॉइंट बना के, यह टीले गतिशील होते हैं, ये टीले गतिशील होते हैं। अतः मरुस्थलीकरण में योगदान देते हैं, मरुस्थलीकरण में योगदान देते हैं। अतः मरुस्थलीकरण में योगदान देते हैं। तो फर्स्ट टाइप के टीले हमने पढ़े जो वायु के समानांतर बनते हैं, उनका नाम है अनुदैर्य टीले। सेकंड टाइप के टीले पढ़ेंगे अनुप्रस्थ टीले, अनुप्रस्थ टीले, यह है ट्रांसवर्स माउंट्स, और अनुदैर्य टीले थे लॉन्गिट्यूडिनल माउंट्स, अनुप्रस्थ टीले। अब अनुप्रस्थ टीले कैसे बनते हैं? तो सेम एक आप साथ ही साथ में डायग्राम बना लोगे, और डायग्राम बना करके ये सीखोगे कि अनुप्रस्थ जो टीले हैं वो वायु के समानांतर तो बनते हैं, लेकिन आगे कोई चीज ऐसी, कोई बड़ा टीला आ जाता है या कोई बड़ी चट्टान आती है या कोई बड़ा पर्वत आता है, तो इन टीलों की ऊंचाई बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर लंबाई नहीं बढ़ती, क्या बढ़ती है? ऊंचाई बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ऊंचाई बढ़ना शुरू होती है तो इनकी हाइट बढ़ जाएगी, और कोई न कोई चीज इनके अवरोधक का कार्य करती है, कोई न कोई चीज इनके अवरोधक का कार्य करती है। और इन टीलों की ये वायु के कैसे बनते हैं? तो जवाब दोगे समकोण पर बनते हैं। और यहाँ जो प्रवाह हो रहा है वो किसका प्रवाह हो रहा है? जवाब दोगे वायु का प्रवाह, वायु का प्रवाह। और वायु के कैसे बनते हैं? तो जवाब दोगे समकोण पर बनते हैं, वायु के समकोण पर बनते हैं। ये हमेशा गतिशील अवस्था में नहीं होते हैं। अनुप्रस्थ जो टीले होते हैं वो बरखान के छोटे रूप कहे जा सकते हैं। एक बात याद रखना कि जिसे दूसरी क्लास में मेरे किसी भूलवंश हो गया होगा, लेकिन अनुप्रस्थ और शीफ जो होते हैं वो कंपेरेटिव ज्यादा एक जैसे होते हैं। अनुदैर्य के मुकाबले अनुप्रस्थ और शीफ कंपेरेटिव ज्यादा एक जैसे होते हैं। इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अभी यहाँ पे ये सही है, तो देखो यह टीले, ये टीले वायु के समकोण पर बनते हैं, ये टीले वायु के समकोण पर बनते हैं, ये टीले वायु के समकोण पर बनते हैं। नेक्स्ट, वायु के समकोण पर बनते हैं, ये टीले वायु के समकोण पर बनते हैं। किसी अवरोधक के कारण गतिशील नहीं होते हैं, किसी अवरोधक के कारण गतिशील नहीं होते हैं, किसी अवरोधक के कारण गतिशील नहीं होते हैं, यानी ये हमेशा गतिशील अवस्था में नहीं रहते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। अतः मरुस्थलीकरण में
योगदान, अतः मरुस्थलीकरण में योगदान कम देते हैं, कम देते हैं, या फिर कहोगे नहीं देते हैं। मरुस्थलीकरण में योगदान कम देते हैं। उसके बाद में अगला, मरुस्थलीकरण में योगदान कम देते हैं। यह सर्वाधिक जोधपुर, बाड़मेर, सर्वाधिक जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में पाए जाते हैं। इन्हें सीफ टीले कहते हैं। इन्हें सीफ टीले कहते हैं। सीफ आकार के टीले, ध्यान रखना, अनुप्रस्थ टीलों को कहते हैं। अगला हेडिंग बनाओ, बरखान टीले। तीसरे और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टीले हैं वो कौन से टाइप के होंगे? जो आप क्या दोगे? बरखान टीले। तीसरे एवं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के टीले बरखान टीले। बरखान टीले सेम सेगमेंट आप समझे, वायु का प्रवाह, यानी इन सारे टीलों के डायग्राम आपको बना लेने हैं। और इस साइड से किसका प्रवाह होगा? तो जब दोगे वायु का प्रवाह। वायु का प्रवाह, एक दिशा से वायु का प्रवाह हो रहा है और वायु के प्रवाह के ये उस साइड में ये टीले बनते हैं। तो इनके जो आकार है बनने का, वो इस टाइप से ही इन टीलों का निर्माण होता है। वायु का प्रवाह, और ये इन टीलों का अवतल वाला भाग कहलाता है। यानी कौन सा भाग कहलाएगा? जवाब दोगे अवतल भाग। टीलों का कौन सा भाग है? तो जवाब दोगे अवतल भाग। और ये इनका उत्तल भाग है। अवतल भाग और उत्तल, ठीक है। अवतल उत्तल, यहाँ ढलान कम होता है, वहाँ ढलान ज्यादा होता है। आप इस तरीके से इस चीज को समझें। और इन टीलों को अर्धचंद्राकार आकृति होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? तो जवाब दोगे अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार आकृति के ये टीले होते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति के टीले, अर्धचंद्राकार आकृति के विशालकाय टीलों को बरखान कहते हैं। और ये इनका सरंग वाला यानी कि सींग वाला भाग होता है। ये इनका सींग वाला भाग होता है। उसके बाद में अगला, क्या क्या इन टीलों की विशेषता होती है? तो नेक्स्ट, अर्धचंद्राकार आकृति के, अर्धचंद्राकार आकृति के विशालकाय टीले, अर्धचंद्राकार आकृति की विशालकाय टीले, अर्धचंद्राकार आकृति की विशालकाय टीले बरखान कहलाते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति की विशालकाय टीले बरखान कहलाते हैं। बरखान कहलाते हैं। नेक्स्ट, ध्यान रखना, कृषि योग्य भूमि के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन से टीले होते हैं? बरखान टीले होते हैं। बड़े बड़े खेतों के ऊपर कब्जा करके और इनको ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि योग्य भूमि के लिए, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक, कृषि योग्य भूमि के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। कृषि योग्य भूमि के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। कृषि योग्य भूमि के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। बरखान सर्वाधिक, बरखान सर्वाधिक भालेरी गांव, बरखान सर्वाधिक भालेरी गांव चोरू में पाए जाते हैं। बरखान सर्वाधिक भालेरी गांव चोरू में पाए जाते हैं। यह सर्वाधिक शेखावटी में। बरखान सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो जवाब दोगे शेखावटी, जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना में। ये तो हो गए नवीन बरखान। यदि आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछे कि प्राचीन बरखान सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो प्राचीन बरखान टीलों की अधिकता है जैसलमेर में। और बरखान टाइप का टीला और बहुत विशाल टाइप का, तो उसे ओयार्ड टीले का नाम दिया जाता है। तो एक और पॉइंट तो आप बना के लिखो, प्राचीन बरखान
प्राचीन बरखान सर्वाधिक, प्राचीन बरखान सर्वाधिक जैसलमेर में है। प्राचीन बरखान सर्वाधिक जैसलमेर में। नेक्स्ट लिखो ओयार्ड, एक शब्द लिखिए आप। ओयार्ड क्या होता है? ओयार्ड, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी इस जीकेवी चैनल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। मेरा एक ड्रीम है, सपना है कि पूरे राजस्थान के अंदर हर एक विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उस तक इस चैनल की मैं पहुंच हरगिज बना के रहूंगा। मेरे जज्बात, मेरे मंसूबे वो एकदम क्लियर है। चाहे वो विद्यार्थी राजस्थान गवर्नमेंट में किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला हो, उसमें जीके वाला पोर्शन, टीचर वैकेंसी की तैयारी करता है तो साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, और एसएसटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो मैं संपूर्ण सिलेबस के अंदर बहुत उसकी हेल्प करूंगा। आरएस और एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की भी मैं मेरी जी जान से जितनी हो सके हर संभव मैं हर तरफ से हेल्प करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर अधिक से अधिक संख्या के अंदर इस चैनल को दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ओयार्ड क्या होता है? तो विशाल आकृति की बरखान टीले, विशाल आकृति की, विशाल आकृति के बरखान टीले, विशाल आकृति के बरखान टीले, विशाल आकृति के बरखान टीलों को ओयार्ड कहते हैं। तो तीन प्रकार के टीले अभी तक हमने पढ़े, एक तो पढ़ा अनुदैर्ध्य, एक अनुप्रस्थ और एक बरखान। अगला हेडिंग बनाओ 4th नंबर का, पैराबोलिक टीले, पैराबोलिक, पैराबोलिक टीले, पैराबोलिक टीले। पैराबोलिक टीले क्या होते हैं? तो जवाब दो कि जैसे मान लो कि इस साइड से वायु का प्रवाह हो रहा है और वायु के प्रवाह में किसी बड़ी या फिर इस टाइप की झाड़ियों के पीछे कोई टीले का निर्माण होता है तो उसे पैराबोलिक टीले के नाम से जाना जाता है। पैराबोलिक टीले के नाम से जानते हैं। इस आकृति में जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं तो वो जो भाला फेंक के जैसे नीचे उतरता है इस आकार में, इस शेप में, उसे पैराबोलिक आकृति कहा जाता है। पैराबोलिक टीले, इसे हिंदी में बोला जाता है परवलयकार, परवलयकार, पैराबोलिक या परवलयकार, पैराबोलिक या परवलयकार टीलों के नाम से जाना जाता है। ये बड़ी झाड़ियों के पीछे बनते हैं और यहाँ से ये याद करोगे वायु का प्रवाह, वायु का प्रवाह। तो इसमें चीजों को लिखिए, वायु का प्रवाह में ये है बड़ी झाड़ियों के पीछे बनते हैं, बड़ी झाड़ियों के पीछे बनते हैं, बड़ी झाड़ियों के पीछे बनते हैं। बड़ी झाड़ियों के पीछे बनने वाले टीले पैराबोलिक टीले कहलाते हैं। यह संपूर्ण मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में, संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। इस प्रकार के टीले संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल में सबसे ज्यादा प्रकार के टीले कौन से हैं? तो जवाब दोगे सबसे ज्यादा प्रकार के टीले पैराबोलिक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टीले कौन से हैं? तो बरखान टीले हैं। इसमें एक पॉइंट बना के लिखोगे, यह सबसे, यह सबसे महत्वपूर्ण टीले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण टीले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण टीले हैं और ये सबसे अधिक टीले हैं, संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या सर्वाधिक है, इनकी संख्या सर्वाधिक है, इनकी संख्या सर्वाधिक है। बस उसके बाद में देखो, छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे यदि कोई टीला बनेगा तो उसको हम सब्र काफिज कहेंगे। बड़े टीलों को पैराबोलिक बोलते हैं, छोटे टीलों को सब्र काफिज कहते हैं। तो यहीं पे एक पॉइंट बना के लिख देना, छोटी झाड़ियों के पीछे, छोटी झाड़ियों, छोटी झाड़ियों के पीछे, छोटी झाड़ियों के पीछे बनने वाले टीले, छोटी झाड़ियों के पीछे बनने वाले टीले सब्र काफिज कहलाते हैं, सब्र काफिज कहलाते हैं। छोटी झाड़ियों के पीछे बनने वाले टीले सब्र काफिज कहलाते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट या फिर अगले हम लोग टीले पढ़ेंगे
जिनका नाम होगा तारा बालू का स्तूप। पांचवें प्रकार की टीले हेडिंग बनाओ, तारा बालू का स्तूप। फिफ्थ टाइप का टीला तारा, नाम से पता पड़ रहा है कि इसकी आकृति स्टार के जैसी होगी। बालू का तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, स्टार के जैसी इनकी आकृति होती है। टीले का ऐसा भाग जो मध्य भाग ऊपर उठा हुआ हो और जिसकी कम से कम 3 ब्रांचें हो, 3 शाखाएं हो, उसे हम तारा बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। तारा बालू का स्तूप। तो टीले का मध्य भाग, टीले का मध्य भाग ऊपर उठा हो, टीले का मध्य भाग ऊपर उठा हो, कम से कम 3 शाखाएं हो, कम से कम 3 शाखाएं हो, कम से कम 3 शाखाएं हो, उसे हम कौन सा बालू का स्तूप कहते हैं? जवाब दोगी तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तारा बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है, तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक मोहनगढ़ ब्रैकेट में लिखो जैसलमेर, सर्वाधिक मोहनगढ़ जैसलमेर, अनूपगढ़ सूरतगढ़ गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर। इन सभी जगह पे कौन से टीलों की सबसे ज्यादा अधिकता है? तो जवाब दोगे तारा बालू का स्तूपों की अधिकता है। उसके बाद 6 नंबर की एक हेडिंग आप पढ़ो, जुगैन आकृति। जुगैन आकृति, जुगैन आकृति, जुगैन आकृति किसे कहते हैं? तो मान लो कि ये टीले का कोई ऊपरी भाग है और यहाँ कट के कोई खड्डा बन जाए, कट के खड्डा बन जाए और यहाँ इस गुफा नुमा या खड्डे नुमा, हालांकि छोटे छोटे खड्डे बनते हैं पश्चिमी राजस्थान में, और उन छोटे छोटे खड्डों को किस नाम से जानते हैं? तो जवाब दोगे जुगैन आकृति उन्हें कहा जाता है, जुगैन आकृति कहते हैं। तो इसमें एक चीज आपको लिख देना है, टीले का ऊपरी भाग, टीले का ऊपरी भाग कट के खड्डा बन जाए, टीले का ऊपरी भाग कट के खड्डा बन जाए, उसे जुगैन कहते हैं, उसे जुगैन कहते हैं। टीले का ऊपरी भाग कट के खड्डा बन जाए उसे जुगैन कहते हैं। यानी कौन सी आकृति कहते हैं? जवाब दोगे जुगैन आकृति। अब 2-3 फैक्ट आपको लिखने हैं। सभी प्रकार के टीले, अभी जो हमने पढ़े उसमें से सभी प्रकार के टीले, सभी प्रकार के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो जवाब दोगे जोधपुर में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के टीले जोधपुर में। सर्वाधिक टीले जैसलमेर। सभी प्रकार के टीले जोधपुर, सभी प्रकार के टीले जोधपुर, सर्वाधिक टीले जैसलमेर। एवं उसके बाद में एक शब्द लिखोगे धरियन। धरियन शब्द, धरियन किसे कहते हैं? तो जवाब दोगे धोरों का आगे बढ़ना, धोरों का आगे बढ़ना धरियन कहलाता है, धोरों का आगे बढ़ना धरियन कहलाता है, धोरों का आगे बढ़ना धरियन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग राजस्थान का भौतिक विभाजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, और इस भौतिक विभाजन टॉपिक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, राजस्थान का भौतिक विभाजन। और इसका पहली हेडिंग अपन लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है महान मरुस्थल। भौतिक विभाजन में, भौतिक विभाजन को राजस्थान को भौतिक रूप से 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। महान मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियाँ, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसमें हम लोगों ने पहली चीज का अध्ययन किया, और वो पहली चीज क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए महान मरुस्थल। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।